हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम देखते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और हम जो पढ़ रहे थे क्लास में वो पढ़ रहे थे गैस के नियम। ठीक है, तो गैस के नियम में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो बॉयल्स का नियम था, चार्ल्स का नियम था, अवोगाद्रो नियम था एंड गेल-लुस्साक का नियम था, वो हमने सब पढ़ लिया था। एसटीपी और एनटीपी पर जो मान दिए थे वॉल्यूम के, टेम्परेचर को और प्रेशर के, वो भी हमने देख लिया था। अब जो आगे टॉपिक आता है जो क्लास वाले बच्चे उनके लिए, ठीक है, तो उनका जो आगे वाला टॉपिक आता है उसका नाम है आदर्श गैस समीकरण। तो यहाँ पर जो भी गैस के नियम दिए थे उसने इसके हिसाब से जो समीकरण थी उसको हम कंबाइन करके यानी कि मिला करके एक नई समीकरण का निर्माण करते हैं और उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति आज का हमारा टॉपिक है। तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े वो ग्रुप में जुड़ जाइएगा और मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से आप क्लिक करके रेगुलर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको आदर्श गैस की डेफिनेशन लिखवा दी थी, फिर भी बता रहा हूँ कि आदर्श गैस का मतलब क्या होता है। तो आदर्श गैस का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम आदर्श विद्यार्थी की बात करेंगे, यानी कि जो गुरुजनों होते हैं यानी कि सर की जो बात को मानते हैं तो उनको हम बोलते हैं आदर्श विद्यार्थी। ठीक है, वैसे कि वैसे यहाँ पर जो भी हमने गैस के नियम पढ़े हैं उनकी बातों को जो फॉलो करते, जो मानते हैं, उनको हम बोलते हैं आदर्श गैस। ठीक है, मतलब वह काल्पनिक गैस जो सभी गैस के नियम, जैसे कि बॉयल्स का नियम हो गया, चार्ल्स का नियम हो गया, अवोगाद्रो नियम हो गया। और आप लोग कहोगे कि गेल-लुस्साक का नियम कहाँ गया, तो जो गेल-लुस्साक का नियम होता है वो आदर्श गैस समीकरण को निकालने के लिए कोई मदद नहीं करता है, मतलब उसका काम में हम यहाँ पर उपयोग में नहीं ले रहे, इसलिए यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम एंड अवोगाद्रो नियम उनकी जो पालना करती हैं उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस या फिर आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास में हेडिंग है आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति, जहां पर हम लोग आयतन यानी कि वॉल्यूम V, दाब यानी कि P, प्रेशर एंड ताप यानी कि टेम्परेचर T और मोलों की जो संख्या होती है यानी कि N, इसको बोलते हैं गैस के अणुओं की संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, तो N होते उसमें हम रिलेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उन रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया है जिसमें बॉयल का नियम क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बॉयल का नियम लेते हैं। ओके, पहली बात बॉयल नियम से। बॉयल का नियम आपको मैंने पढ़ा था, उसमें क्या कह रहा था बॉयल का नियम कि जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर आप उल्टा कह सकते हैं आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो बाकी नहीं पढ़ा है उनके लिए। बॉयल का जो नियम था वो कह रहा था कि जो आयतन है हमारे पास में वो दाब यानी कि P के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विपरीत होता है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी कंटेनर में गैस को भर करके उस पर पिस्टन लगा करके उसको दबाते हैं, तो पहले दबाने के बाद में हम देखेंगे तो दबाने के पश्चात पहले के मुकाबले जो जगह होती है, आयतन होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब हमने प्रेशर को बढ़ाया, दाब को बढ़ाया तो आयतन कम हुआ, आयतन कम हुआ, तो उसको बोलते हैं एक को बढ़ाने से एक घट रहा है, इसका मतलब वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हमारे इसके इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट। सेकंड जो नियम है वो है चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स का नियम क्या कहता था, चार्ल्स का नियम ये कहता था कि यदि हम लोग P को, दाब को स्थिर कर दे और टेम्परेचर को बढ़ाए यानी कि तापमान को बढ़ाए, तो तापमान बढ़ाने से क्या होता था, गैस होते है उसके मध्य गतिज ऊर्जा बढ़ जाती थी और जिससे वो दीवारों पर धक्का मारते थे, जिससे क्या बढ़ता था, जो पिस्टन होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता था, आपने देखा था। तो वहां पर आयतन पहले के मुकाबले बढ़ रहा था, इसका मतलब तापमान बढ़ाया तो आयतन बढ़ा, तापमान बढ़ाया तो आयतन बढ़ा, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। ठीक है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है। तो यहाँ पर चार्ल्स का नियम यही कहता था कि आयतन होता है वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अवोगाद्रो नियम या अवोगाद्रो परिकल्पना भी कह सकते हैं इसको। अवोगाद्रो नियम क्या कहता था, अवोगाद्रो नियम ये कहता था कि अगर हम लोग विभिन्न गैस जो होते उनमें जो अणुओं की संख्या देख रहे थे वो समान आयतन में सभी गैसों के अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। यानी कि यदि हम लोग यहाँ पर जो P होता है प्रेशर, इसको स्थिर कर दे, T होता है टेम्परेचर, इसको स्थिर कर दे, मन फिक्स कर दे, और अगर हम लोग किसी अलग अलग गैसों का समान आयतन में समान जगह में भर के देखेंगे तो
इस पात्र में जितने अणुओं की संख्या होगी वो समान आयतन में इस पात्र में भी उतने अणुओं की संख्या होगी, उतने ही उतने दूसरे पात्र में भी होगी। यानी कि समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। यानी कि जो गैस के अणुओं की संख्या बढ़ती है तो आयतन होता है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आयतन बढ़ा हुआ है तो गैस की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों केस है बड़े बड़े, यानी कि समानुपाती है। ओके, तो ये कहना चाहता था हमारे पास में अवोगाद्रो नियम। तो n है हमारे पास में मोलों की संख्या, गैस के अणुओं की संख्या, जो कि v होता है वो इसके n के समानुपाती होता है। ये समीकरण हो जाएगा थर्ड। आया समझ में कुछ? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से अब इसको क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जो समानुपाती है, समानुपाती इसका मतलब वो तो एक की जगह रहेगा, है ना। v तो सब में सेम सेम है, v तो सब में सेम सेम है, तो v तो भाई साहब आ जाएगा सब में ऐसे। जिसके समानुपाती है वो आ जाएंगे 5 में गुणे में n और t और 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा nt। नीचे विक्रमणपाती कौन है, केवल p, ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे p। अब दोस्तों जब आप लोग जानते हैं ये जो चिन्ह हटता है वो हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट निकल के आता है, यानी कि स्थिरांक निकल के आता है। तो यहाँ पर स्थिरांक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पर स्थिरांक क्या आ जाएगा, समझना ध्यान से। तो v बराबर यहाँ से स्थिरांक आ जाएगा r nt बटे p आया। तो यहाँ पर हमारे पास में है r स्थिरांक, ठीक है। r जो स्थिरांक होता है इसको हम बोलते हैं गैस स्थिरांक। क्या कहते हैं इसको, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक। ओके, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुणा करते हैं। ये तो इसके गुणे में चला जाएगा, बट ये जो होता है p वो किसके गुणे में आएगा, v के गुणे में। तो इसको क्रॉस गुणा कर देंगे और यहाँ पर नीचे अगर इसको 1 करें, ठीक है, इसे तो 1 ऊपर जाएगा, p इधर जाएगा, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, करो या ना करो, बट आपको समझाने के लिए मैंने किया। अब इसको समझिए ध्यान से आगे। पी वी और n को आगे लिख देता हूँ, r को पीछे लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर n r t। और दोस्तों यही है हमारे पास में लास्ट इक्वेशन, और इसी को ही हम बोलते हैं आदर्श गैस समीकरण। क्या कहते हैं इसको, आदर्श गैस समीकरण। आया समझ में। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर n है अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या। T है यहाँ पर तापमान या ताप, P है यहाँ पर दाब, V है यहाँ पर आयतन, और लास्ट कौन बचा, R तो लिख दिया, गैस स्थिरांक है, गैस नियतांक है, ठीक है। बाकी कौन बचा, कोई नहीं बचा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएंगे सिंबल के रूप में काम लिए। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि हम लोग इस गैस स्थिरांक की इकाई निकालना चाहते हैं तो इकाई कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ इकाई कैसे निकालते हैं, यानी कि R की, ठीक है, गैस स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। तो देखो दोस्तों R को अकेला करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं वापस से लिखना पड़ेगा भाई, P बराबर NRT, जिसमें R को अकेला करेंगे तो जो T और N होता है वो PV के नीचे चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में R बराबर निकल के आ जाएगा PV बटे NT, P बटे NT। अब दोस्तों आप लोग जानते ही हैं सब क्या, कि यहाँ पर P दाब है, V आयतन है, T तापमान है और N अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो आप इसका इकाई या मात्रक को जानते होंगे। जहाँ पर P का होता है सूत्र वो हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल, ओके। और V है आयतन, और आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या फिर क्षेत्रफल इंटू लंबाई करो तो भी सेम टू सेम रहेगा। तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ठीक है, ये दिखाई देगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई बटे यहाँ पर नीचे NT, N मतलब मोल, तो मोल का जो इकाई होती है, मात्रक होता है, मोल ही होता है, तो यहाँ पर तो मोल ही आ जाएगा, और इंटू T मतलब तापमान, तापमान मतलब केल्विन, ठीक है, तो हो जाएगा इसका केल्विन में नीचे लिख रहा हूँ इसको,
ओके, समझ गए आप लोग। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समान है, वो कट जाएगी, कौन सी, क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल यहाँ से गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में बल इंटू लंबाई, मोल इंटू केल्विन, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक सूत्र देखा होगा, बल इंटू लंबाई, बल इंटू विस्थापन, ये सूत्र देखा होगा क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से बल इंटू अगर विस्थापन है, ठीक है, बल इंटू विस्थापन है तो वो किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। बल इंटू विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। तो यहाँ पर बल इंटू विस्थापन की जगह कौन आ जाएगा, कार्य, और नीचे वैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्य बटे नीचे आ जाएगा मोल इंटू केल्विन, इसको मैं सिंबल लिख दिया, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और मोल और केल्विन वही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा जूल, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जूल प्रति मोल -1 केल्विन -1। तो ये है हमारे पास में आर की इकाई, किसकी इकाई है, आर होता है यानी कि गैस स्थिरांक, इसकी इकाई, ठीक बात है। कहीं जगह बची है तो मैं इसको लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। जो आपका आर होता है गैस स्थिरांक, इसका जो मान होता है जूल मोल प्रति मोल केल्विन में, इसका जो मान होता है वो आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आर का मान। तो जो आर का मान है वो है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, ठीक है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। कितने अर्ग के बराबर होता है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। तो जब आप इसको बदलोगे तो यहाँ पर जो जूल होता है उसकी जगह अर्ग लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10⁻7 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो आर का मान होता है वो जूल से किस में बदल जाएगा, अर्ग प्रति मोल केल्विन में बदल जाएगा। अभी फिलहाल किस में है, जूल प्रति मोल केल्विन में है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे पास में गैस समीकरण जो होता है इसकी उत्पत्ति, आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति, साथ में गैस स्थिरांक का जो मान होता है, साथ में इकाई क्या होती है, वह सारा कुछ हमने देख लिया। तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।